एवरीवन, आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो है भारत में राष्ट्रवाद। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपनी कंट्री के बारे में हम पूरा इसमें जानेंगे, ठीक है। और केसरी चैप्टर 2 जो अभी मूवी आई है उसमें क्या चीज़ें दिखाई गई है वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर ये होने वाला है और आपको बहुत मज़ा आएगा। ओनली 10 से 12 मिनट में हम ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इस चैप्टर के नेम से हम समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। जैसा कि था यूरोप में राष्ट्रवाद, वैसे ही भारत में राष्ट्रवाद भी है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि हम देश से प्रेम कर रहे हैं। एक भावना होती है ना कि हम अपने देश से प्रेम कर रहे हैं, ये हमारा देश है, हम इधर जन्मे हैं, तो ये भूमि हमारी है। ये भावना राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। और इसी में इस चैप्टर में हम भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि यूरोप में हमने देखा कि फ्रांस में क्रांति हुई और पूरे यूरोप पर असर पड़ा और वहाँ पे एक एक करके सारे देश कैसे आज़ाद हुए। अब हम वैसे ही भारत में पढ़ने वाले हैं कि भारत कैसे आज़ाद होगा और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्या हुआ था इतिहास में, हिस्ट्री में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। इस चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत लेंदी है तो पूरा चैप्टर तो कवर नहीं हो सकता, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं जिससे कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो हम पहले देखने वाले हैं वन वर्ड या MCQ टाइप क्वेश्चन। इसमें ज़्यादातर डेट्स पूछी जाती है कि किस तारीख को क्या हुआ था। तो पहला देखते हैं कि पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो कब हुआ था। तो 1857 में हुआ। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद 1870 यानी 1870 में जो बंकिम चंद्र थे उन्होंने वंदे मातरम लिखा था, ठीक है। ये तो हमें जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र जी ने लिखा था। फिर 1905 में अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, अबिंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने भारत माता का चित्र बनाया। अबिंद्रनाथ टैगोर ने तो चित्र बनाया भारत माता का, लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने राष्ट्रगान लिखा था हमारा, ठीक है, जनगणमन राष्ट्रगान लिखा था। फिर महात्मा गांधी जो थे 1915 में 1915 में वो भारत लौटे थे का मतलब वो पहले गए हुए थे स्टडी करने के लिए दूसरी कंट्रीज में, शायद अमेरिका या अफ्रीका गए थे, फिर वो वापस भारत आए थे, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे डेट बताई गई है। और 1940 में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारी हुई थी। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसके बीच में ही जो हमारी दिल्ली है, ये दिल्ली पहले हमारी राजधानी नहीं थी भारत की, पहले हमारी राजधानी कोलकाता थी, फिर कोलकाता से दिल्ली करी गई, ठीक है। 1915 या 14 के आसपास में ये हुआ। फिर आता है 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो खत्म हो गई, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई, तो वो 1939 में स्टार्ट हुई, ठीक है, 1939 में स्टार्ट हुई। और फिर 1945 में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जो कि उसने जापान पर गिराया, ठीक है। आपने सुना होगा कि हिरोशिमा नागासाकी जापान पर बॉम्ब गिरा था, बहुत तबाही मची थी और उसी के साथ जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो ख़त्म भी हो गई थी। फिर हम देखते हैं अभी इस समय क्या था, 1800 या 1900 में हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। वो यहाँ पर आकर ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापन करने आए थे, वो लेकर तो अपना व्यापार आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमारे यहाँ कब्जा कर लिया और हमें गुलाम बना लिया था। तब एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था जो कि ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था। तो रॉलेट एक्ट क्या
क्या था और क्यों लाया गया, फिर इसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। रॉलेट एक्ट आया क्यों था? जो भारतवासी थे ना, जो भारतीय लोग थे, वो काफ़ी बार ब्रिटिशर्स का विरोध करने चलते थे, ठीक है, विरोध करते, आंदोलन करते, नारे लगाते थे, या संसद के बाहर चित्रकारी कर कर जागरूक करना चाहते थे लोगों को, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, ये रॉलेट एक्ट जब आया तो वो भारतीयों को जेल में बंद कर दिया करते थे 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, ठीक है। फिर तो ये देखो, ये तो एक अन्याय चीज़ हो गई ना, अन्यायपूर्ण बात हो गई कि बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाना, वो भी किसी भारतीय को, और भारत में ही, ठीक है। तो ये एक अन्यायपूर्ण एक कानून था, तो इसलिए ही ये अन्याय था क्योंकि बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल दिया जाता था। फिर दूसरा हमारा आता है, भारतीय जो लोग थे उनकी सहमति भी नहीं थी, अपना आप ही ये कानून पास करा दिया गया था, भारतीयों की कोई भी सहमति, सलाह वगैरह इसमें नहीं ली गई थी। फिर इसका परिणाम क्या हुआ, 6 अप्रैल में महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अखिल भारतीय हड़तालें की। विभिन्न शहरों में जो जुलूस निकाले गए, रैलियां निकाली गई, दुकानें बंद हो गई, और बैंकों पर, जो रेलवे स्टेशन होते हैं, बैंक पर, पोस्ट ऑफिस में, सब में हमला कर दिया गया था रॉलेट एक्ट के बाद। फिर रॉलेट एक्ट के बाद हमारा ये आया, रॉलेट सत्याग्रह आया था। रॉलेट सत्याग्रह में क्या था कि यहाँ पर गांधी जी ने ये लाया था रॉलेट सत्याग्रह, ये था रॉलेट एक्ट के विरोध में, और गांधी जी ने कहा था कि हम अहिंसा के रास्ते पर चल के मतलब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएंगे, ठीक है। तो इसमें अहिंसा का तो हमारा प्रचार किया गया था कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के हम ये चीज़ को ख़त्म करेंगे। तो फिर हमारा क्या हुआ, उन्होंने, गांधी जी ने क्या क्या बातें बोली रॉलेट सत्याग्रह को लेकर। उन्होंने बोला कि हमें अन्याय के खिलाफ जाना है तो शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी मन की शक्ति से और बिना लड़ाई वगैरह किए ये सब कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आया जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में तो ज़्यादातर लोगों को मुझे लगता है पता ही होगा। ये हमारा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्या था, बैसाखी का त्यौहार था, जो पंजाबियों का त्यौहार होता है वो बैसाखी का त्यौहार था। पंजाब में अमृतसर है, वहाँ पर जलियांवाला बाग एक हुआ करता था, वहाँ पर लोग रॉलेट एक्ट, अभी बताया मैंने, रॉलेट एक्ट के जो विरोध में वहाँ पर लोग, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जनसंख्या पूरी इकट्ठा, वहाँ पे जन संगठन उन्होंने बनाया, और वहाँ पर एक कुआं भी हुआ करता था, बीच में वहाँ पर एक कुआं था। तो जब ये बात पता लगी जनरल डायर को, तो उन्होंने क्या कहा, अपनी पूरी टीम को लेकर आए वो, और उन्होंने पूरे सारे जितने भी एग्जिट डोर्स थे वो बंद करवा दिए, और पूरी भीड़ पर गोली चला दी, मतलब गोलियों की बौछार कर दी, पूरी बरसात हो गई वहाँ पर, और काफ़ी लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे मारे गए थे। और कुछ लोग क्या थे कि वो सोचते थे कि हम इनकी गोलियों से क्यों मरे, इससे अच्छा हम खुद ही मर जाते। कुछ लोग खुद मर गए, कुछ लोग गोलियों से, कुछ लोग भगदड़ में, और कुछ लोग तो कुएं में ही कूद गए। तो ऐसा हुआ था, तो बहुत ही ये खून खराबे वाला सीन हुआ था। और तब क्या था, उन लोगों को जो वहाँ पे विरोध कर रहे थे, रॉलेट एक्ट के विरोध में बैठे थे, उन लोगों को ये पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। मार्शल लॉ क्या था, ब्रिटिशर्स कहते थे कि हमारे बारे में, हमारे खिलाफ कोई आंदोलन वगैरह नहीं चलाए जाएंगे, नहीं तो उन्हें कुछ भी एक्शन ले सकती है ब्रिटिश सरकार। तो तब उन्हें ये पता नहीं था, और तब उन्होंने ये एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था।
तब उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ, तो उसके बाद हमारा भारत जो था, पूरे भारत में तबाही मच गई कि वहाँ पर पंजाब में ऐसा हो गया है। सरकारी लोगों ने क्या किया, लोग बहुत सारे फिर इकट्ठा हो गए, उन्होंने इमारतें गिरा दी, हमले करवा दिए, रेलवे स्टेशन बंद हो गए, काफ़ी कुछ उसके बाद हुआ। और एक चीज़ और, अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार तो किया था, बल्कि वो उन्होंने इंसल्ट भी की भारतीयों की। उन्होंने क्या किया कि पूरे जो भारत है उसके सामने उसे भारतियों को जो उनके विरोध में आ रहे थे, बार बार खड़े हो रहे थे, उनको घसीट कर ज़मीन पर और अपने आगे नाक रगड़वाते थे। तो ये बहुत इंसल्ट वाला उनके साथ सीन भी किया गया था। उसके बाद ये हिंसा जब हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये एक हिंसक घटना हुई। तो इसके बाद गांधी जी ने क्या था, रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया, अपना आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद आया खिलाफत का मुद्दा। जो खिलाफत है, खलीफा शब्द से निकला हुआ है। जो ऑटोमन तुर्की के सम्राट थे, वो इस्लाम में विश्वास रखते थे और वो वहाँ के आध्यात्मिक नेता थे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारी टर्की थी उसकी हार हुई थी, तो अफवाहें फैल गई थी कि टर्की पर अपमानजनक संधियां थोपी गई हैं, इसलिए खलीफा तत्कालीन शक्ति रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा मुंबई के एक खिलाफत समिति का संगठन किया। तो ये था खिलाफत का मुद्दा। इसके बाद गांधी जी ने भी इसे उठाया और उठाना चाहा, इसको एक आंदोलन में तब्दील करना चाहा। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह जब असफल हुआ तो इसको देखते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन चालू किया था। तो खिलाफत आंदोलन वही है, खलीफा शब्द से आया। टर्की की जब हार हुई थी तो ये सब हुआ। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन क्यों हुआ? भारत में जो ब्रिटिश की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो कैसे आई? वो हमने उनका सहयोग किया था तभी वो आई। तो गांधी जी ने सोचा और उन्होंने कहा कि हमने उनका सहयोग किया तब वो लोग यहाँ आए, अब हम उनका असहयोग करेंगे और उन्हें यहाँ से भगाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारा और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और आती है। तो असहयोग आंदोलन में और भी चीज़ें हुई जिसके अंदर लोगों ने क्या किया, गांधी जी का समर्थन किया। जितने भी ब्रिटिश के द्वारा पदवियाँ मिली थी, पदवियाँ मतलब मेडल्स वगैरह, सर्टिफिकेट्स जिन लोगों को मिले थे, उन्होंने उन सब पदवियों को लौटा दिया। सरकारी नौकरी जिनके पास भी थी ब्रिटिश सरकार की तरफ से, उन्होंने वो छोड़ दी और ये सब चीज़ें हुई। ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार किया और फिर ये आंदोलन भी समाप्त हो गया था 1922 में। फरवरी 1922 में यह आंदोलन समाप्त हो गया था। तो ये समाप्त क्यों हुआ? तो गांधी जी ने देखा कि चोरी चोरा एक हिंसक घटना हुई थी, तब उन्होंने ये समाप्त कर दिया। चोरी चोरा जो घटना थी वो क्या थी? तो ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक कस्बा है जिसका नाम है चोरी चोरा। तो वहाँ पर क्या हुआ, 4 फरवरी 1922 में वहाँ पर आम लोगों ने एक गठन बनाया, जन संगठन बनाया और एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। तो ये एक हिंसक घटना थी और गांधी जी ने फिर वापस ले लिया था अपना आंदोलन और आंदोलन समाप्त हो गया था। फिर आता है गोलमेज सम्मेलन। ये जो 3 सम्मेलन थे, ये 3 बार सम्मेलन हुआ। ये हमारा लंदन में आयोजित हुआ था ताकि भारत के भावी संविधान पर चर्चा की जा सके, भारत के संविधान पर बातें की जा सके, सलाह वगैरह दी जाए। तो पहला जब ये सम्मेलन हुआ तो ये 1930 में हुआ, 1931 में ख़त्म हुआ। दूसरा 1931 में हुआ और उसी बीच में ये ख़त्म हो गया था। तीसरा 1932 और 1932 में ही उसी बीच ख़त्म हो चुका था। फिर जनवरी 1930 में
महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। ठीक है, उसके अंदर पहली जो महत्वपूर्ण चीज थी, हाँ, उसमें यही था, जो हमारी पहली जो उनकी मांग थी सबसे महत्वपूर्ण, वो थी कि नमक कानून को बंद कर दिया जाए। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने क्या था, नमक तक पर टैक्स लगा दिया था ताकि उन्हें हर जगह से पैसा आना चाहिए। बस ब्रिटिशर्स को क्या था, अपना फायदा चाहते थे, बस उन्हें पैसे चाहिए थे, अपने देश का विकास वो हमारे पैसों से किया करते थे, ऐसा वहाँ पर होता था। तो जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने क्या किया, ये अपनी 11 मांगे रखी और जो भी ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने उनकी ये सारी मांगे मना कर दी। उन्होंने कहा कि हम ये सब नहीं करने वाले। उसके बाद क्या हुआ, 12 मार्च को 1930 में गांधी जी नमक यात्रा पर गए, दांडी गए थे वो, जो कि हाँ, दांडी गए थे वो, और वहाँ पर उन्होंने खुद नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो देश थे, अलग अलग राज्यों में जो नमक कानून था उसका उल्लंघन किया गया। तो नमक कानून, ये हमें इस बात से पता लगता है कि नमक कानून जो था वो तोड़ना सविनय अवज्ञा आंदोलन में आता है। और यहाँ पर सारी विदेशी वस्तुओं को बर्खास्त कर दिया गया, उनका बहिष्कार किया गया कि हम विदेशी वस्तुएं, मतलब ब्रिटिशर्स के जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे, उन जो भी मतलब वो उनकी पदवियां वैसे ही लौटाना, ये सब हुआ। और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग कर दी गई थी। वन कानूनों का उल्लंघन हुआ था। वन में भी उन्होंने कहा था कि ये वन हमारे हैं, ये आरक्षित वन है हमारे। तो ऐसे किया गया था ब्रिटिशर्स ने। तो फिर भारतीयों ने उन कानूनों का भी उल्लंघन किया, उन कानूनों को भी तोड़ा। कांग्रेस के जो नेता थे उनको हिरासत में ले लिया गया और महिलाओं और बच्चों को काफ़ी पिटाई की गई, उनकी बहुत मारपीट की गई। ये जो हिरासत में ले लिया था नेताओं को और मारपीट की गई थी, ये ब्रिटिशर्स ने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखते हुए। और लगभग 1 लाख लोग को गिरफ्तार किया। ब्रिटिशर्स ने 1 लाख लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब हम देखते हैं कि असहयोग जो आंदोलन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये एक दूसरे से कैसे अलग है, क्योंकि इसमें एग्जाम में डिफरेंस भी आ जाता है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन एक दूसरे से अलग क्यों है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो असहयोग आंदोलन था उसमें स्वराज की मांग की गई थी और किसी भी कानून को नहीं तोड़ा गया था। लेकिन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें कानून को तोड़ा गया था, कानून का उल्लंघन हुआ था। तो ये हमारे मेन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर से, जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से आप लोगों को करना है। थैंक यू।